छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता का मृत्यु उसके बचपन में ही हो गया था, जिससे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके पास न कोई सहारा था और न ही कोई जमीन जायदाद। वह एक छोटी सी झोपड़ी में जीवन यापन करता था। गांव के मुखिया हरिराम एक अत्यंत दयालु व्यक्ति थे। उन्होंने राजू की गरीबी स्थिति को देखकर तरस खाए और उन्हें काम पर रख लिया। रहने के लिए उन्होंने राजू को एक अलग झोपड़ी भी दे दी। समय बीतता गया और रमेश बड़ा हो गया था। वह आज भी मुखिया के यहाँ काम करता था और मुखिया को उस पर बहुत विश्वास था। एक दिन मुखिया ने राजू से कहता है, राजू, अब तुम शादी क्यों नहीं कर लेता है? तुम्हारी उम्र हो गई है। जब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वह तुम्हारा आधा काम संभालेगी, घर संभालेगी और तुम्हारे खाने पीने का भी इंतजाम कर देगी। मेरी भी अब उम्र हो चली है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी मेरे सामने हो जाए ताकि मैं भी तुम्हारा शादी देख सकूं। मुखिया जी, ऐसे बातें क्यों करते हैं आप? आपको भी मेरी उम्र लग जाए। आपके सिवा मेरा और कौन है यहाँ? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। बचपन से लेकर आज तक आपने ही मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया है। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। उपकार की बात छोड़ो राजू, बताओ शादी करोगे? लड़की मैं देखूं या तुमने किसी को पसंद कर रखा है? नहीं मुखिया जी, मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है। आपको जैसा ठीक लगे आप वही कीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे वह उचित होगा और अच्छे होगा। अब आप ही मेरे पिता समान हैं। ठीक है राजू, मेरी नजर में तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, तुम शादी के खर्चे की चिंता बिल्कुल मत करना। वह जिम्मेदारी मेरी हुई। आखिर पिता का दर्जा दिया है तो मेरी बात भी माननी पड़ेगी। जी मालिक, आपको जैसा ठीक लगे। मुखिया जी का एक बेटा भी था, रमेश, जो सारी बातें सुन रहा था। वह गुस्से से अपने पिताजी के पास जाकर बोला, पिताजी, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत है राजू की शादी का खर्च उठाने की? यह मत भूलिए कि वह हमारा नौकर है। नौकर से इतना लगाव लगाना ठीक नहीं है। ऐसे तो वह सिर पर चढ़ जाएगा। आज आप उसकी शादी के लिए पैसा देंगे तो उसे आदत लग जाएगी। बचपन से आज तक वह हमारे ही पैसों पर पलता आ रहा है। अब आप उसकी शादी भी करवा रहे हैं। क्या आपने उसका ठेका ले रखा है? जवान संभाल के बात करो रमेश। वह मेरा नौकर नहीं, मेरे बेटे की तरह है और यह मेरी संपत्ति है। मैं जो चाहूं वो करूं। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूं। पिताजी, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं आपका बेटा हूँ, वह फर्टीचर राजू नहीं। आप मेरी तुलना उसके साथ कर रहे हैं। मेरे सामने उसकी क्या औकात है? आप उसकी भोली शक्ल पर मत जाइए। सारे गरीब लोग ऐसे ही होते हैं। एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अपना कौन है और पराया कौन। अपने और पराये की बात तो तुम करो ही मत। मुझे अच्छे से पता है कौन अपना है और कौन पराया। पहले जब मैं बीमार था तब कहाँ गया था तुम्हारा अपनापन? तब रमेश ने मेरी कितनी सेवा की। दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा ना। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ उसी की वजह से। तुमने तो मेरी एक बार भी खबर नहीं ली। तुम अपने नशे में धूत पड़े रहते थे। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बोलो। और यहाँ आकर मुझे अपने पराये का भाषण दे रहे हो। चले जाओ यहाँ से। लगता है उसने आप पर जादू टोना कर दिया है, इसलिए आप अपने बेटे से ज़्यादा उस दो कौड़ी के नौकर नौकर की तरफदारी कर रहे हो। और आपकी उम्र भी तो हो चली है। आपकी उम्र में आदमी सठिया जाता है। अभी एक काम करो, सारा हिसाब किताब मुझे दे दो, नहीं तो आप इसी तरह से
सब पैसे लुटा दोगे और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। तुम्हारे हाथ में हिसाब किताब देकर मुझे अपना नाम खराब नहीं करना है। मैंने पैसे बहुत मेहनत से कमाए हैं। समाज में मेरी बहुत इज्जत है और तुम मेरी इज्जत में मिट्टी मिलाना चाहते हो। अगर तुम्हें हिसाब किताब चाहिए तो उस लायक बनकर आओ, फिर बातें करेंगे। काश तुम्हारी जगह भगवान मुझे राजू जैसा बेटा दिया होता। रमेश गुस्से में वहाँ से चल देता है। इस फटीचर राजू को तो कुछ करना पड़ेगा। यह 2 टके का नौकर मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो छोड़ो, जब अपना ही सिक्का खोट निकले तो भला क्या करे। मेरा बाप होकर मेरी जगह उस मनहूस की तरफदारी कर रहा है। यह अपमान मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। वक्त आने पर दोनों के सबक सिखाऊंगा। थोड़े ही समय बाद मुखिया जी राजू की शादी सपना से करवा देते हैं, जिससे राजू की जिंदगी और बेहतर हो जाती है। सचमुच भावना, तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अब तक मैं अपने सारे काम खुद ही किया करता था, खाना पकाना, कपड़े धोना। अब सब तुम संभाल लेती हो और तुम्हारे आने की वजह से मेरा अकेलापन भी दूर हो गया है। माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए और फिर मालिक ने ही मुझे सहारा दिया। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उनका उपकार मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। आज तुम मुझे मिली हो तो सिर्फ उनकी वजह से है। मालिक मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। यह बात तुम भी हमेशा याद रखना और मालिक के मान सम्मान में कमी कभी मत होने देना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हरी चाचा दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रमेश मुखिया हरिराम से कहता है, सुनिए पिताजी, मुझे 20,000 रुपया चाहिए। तुम्हें इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? बस मुझे पैसे दे दीजिए। समझ गया। अपने नशे की लत और जुआ खेलने के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, क्योंकि अब तुम यही करते आए हो। रमेश, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। यही सब गंदी आदतें छोड़ दो। इसमें कुछ नहीं रखा, सिर्फ बर्बादी ही होगी। मैंने आपसे पैसे मांगे हैं, ज्ञान नहीं। मेरी जो मर्जी होगी मैं वह करूँगा। आखिर यह सब मेरे ही तो है। मैं ही आपकी संपत्ति का अकेला वारिस हूँ। मेरा जहाँ मन करेगा वहाँ खर्च करूँगा। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए और मुझे बस पैसे दे दीजिए। बदतमीज, अपने पिता से कैसे बात करते हो? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं रही। तुम दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। अगर किसी अच्छे काम के लिए मांगते तो तुम्हें पैसे भी दे देते, लेकिन अब मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। यह धन दौलत मैंने बहुत मेहनत से कमाई है, जुए और नशे में उड़ाने के लिए नहीं। निकल जा मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। वाह, मेरे लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है और उस फटीचर की शादी पर उड़ाने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे थे। यह अब बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे हैं। एक बार और सोच लीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बदतमीज, अपने बाप को धमकी देता है। और कौन से पैसे तुमने आज तक कभी फूटी कौड़ी नहीं कमाई? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। बहुत लाड़ प्यार से तुम्हें पाला। शायद यही मेरी गलती है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। निकल जा यहाँ से। रमेश गुस्से में वहाँ से चल देता है। राजू मुखिया जी को परेशान देखकर पूछता है, क्या हुआ मालिक, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं, रमेश ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। दिन ब दिन वह बिगड़ते जा रहा है
मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। वह सही और गलत का फर्क भूल गया है। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। मालिक, आप ज़्यादा परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप छोटे मालिक से प्यार से बात करके उन्हें समझा दीजिए, वह समझ जाएंगे। वह दिल के बुरे नहीं हैं। नहीं राजू बेटा, तुम नहीं जानते। अब वह हाथ से निकल चुकी है। वो बातों से मानने वाला नहीं है। उसके लिए कोई कठोर कदम उठाना पड़ेगा। इधर आदित्य बहुत गुस्से में होता है और सोचता है। देखता हूँ मुझे पैसे कैसे नहीं मिलते हैं। मुझे किसी भी हालत में पैसे चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ भी घी सीधी उंगली से नहीं निकलने वाला। मुझे उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। इधर अगले ही दिन तिजोरी में से 2 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। मुखिया जी अपने सारे आदमियों से पूछताछ करता है, लेकिन उन पैसे का कोई पता नहीं चलता। तभी मुखिया का बेटा आदित्य आकर बोलता है। क्या बात है पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। छोटे मालिक की तिजोरी से 2 लाख रुपया चोरी हो गए हैं। चोर का कुछ पता नहीं चल रहा है। आखिर कौन पैसे निकाल सकता है? अच्छा, तो यह बात है। चोर और कौन होगा? राजू ही होगा। यह तुम क्या कह रहे हो रमेश? मुझे राजू पर पूरा भरोसा है। वह कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। उस पर भरोसा करके आपने गलती की है। वह आपके भरोसे के लायक नहीं है। चोरी उसी ने की है। उसकी तो पहले से ही हमारे पैसों पर नज़र थी। आप उस पर भरोसा करते रहते थे ना। उसको कभी कभी तिजोरी की चाबी भी दे देते थे। अब पता चला दिन रात आपको आगे पीछे इसी के लिए तो घूमता था वह। तभी राजू वहाँ आ जाता है। क्या हुआ मालिक, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? इतना सब करने के बाद पूछ रहे हो कि क्या हुआ। एक तो चोरी की है तुमने, और ऊपर से हिम्मत तो देखो, इसकी मुंह उठाकर चला आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। मालिक, ये छोटे मालिक क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। चोरी और मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता। ज़्यादा भोले मत बनो। चोरी तुमने ही की है। सच सच बताओ, वो पैसे कहाँ हैं? वरना लात मारकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। तुम जैसे मकार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले बड़े लोगों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाते हो और उनका भरोसा जीत लेते हो। फिर जैसे ही मौका मिले हाथ साफ करके निकल जाते हो। मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने उनके एहसान का यह सिला दिया। राजू को यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। बस रमेश, अब बहुत हो गया। तुम कब से राजू को भला बुरा बोलते जा रहे हो। अब और एक शब्द भी राजू के खिलाफ नहीं सुनूंगा। मुझे राजू पर पूरा भरोसा है, जो तुमसे भी ज्यादा है। राजू ऐसा हरकत कभी नहीं कर सकता। राजू भले ही गरीब है, लेकिन उसकी नीयत और उसकी ईमानदारी, अच्छाई में वह तुमसे कहीं गुना ज्यादा अमीर है। उसकी बराबरी तुम दूर दूर तक नहीं कर सकते। आप एक मामूली नौकर के लिए अपने बेटे को अपमान कर रहे हो। यह राजू एक नंबर का धोखेबाज है और चोर है। इसने चोरी की है। इसने आपकी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखी है, इसलिए आप सच्चाई को देख नहीं पा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ इसके घर की तलाशी लीजिए। ज़रूर इसने पैसे ही छुपाए होंगे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम राजू पर झूठा आरोप लगाकर उसे दूर करना चाहते हो मुझसे। चोरी उसने नहीं की, बल्कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिया तो तुमने ही की होगी।
आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो अपने बेटे के बारे में? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आपको इस नौकर पर भरोसा है और अपने बेटे पर नहीं। मैं सबके सामने कहता हूँ, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप बेशक मेरे कमरे की तलाशी लीजिए, और मेरी एक शर्त है, मेरे कमरे की तलाशी के बाद आपको राजू के घर की तलाशी भी लेनी पड़ेगी, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सबसे पहले रमेश के कमरे की तलाशी की जाती है, लेकिन वहाँ पर पैसे नहीं मिलते हैं। देखा, आप सबको नहीं मिले ना पैसे। मैं आपको कब से कह रहा था कि पैसे राजू नहीं चुराए हैं। एक बार उसके घर के भी तलाशी लेनी चाहिए। फिर राजू के घर की तलाशी ली जाती है और राजू के घर में पैसे मिल जाते हैं। यह लीजिए मालिक, राजू के पलंग के नीचे रखे थे। यह देखकर राजू को बहुत बड़ा झटका लगता है। आखिर ये पैसे उसके घर में कहाँ से आए हैं? देखा पिताजी, आपसे मैं कब से कह रहा हूँ कि पैसे राजू ने ही चुराए हैं, लेकिन आपने मुझ पर तो भरोसा किया ही नहीं। अब पता चला अपना कौन है और पराया कौन। मुखिया हरिराम को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस चुपचाप खड़े रहते हैं। बोलिए ना, अब आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? नहीं मालिक, यह सच नहीं है। मैं नहीं जानता मेरे घर पर पैसे कैसे आए, लेकिन मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। मैं चोरी कभी नहीं कर सकता। मालिक, मेरा भरोसा कीजिए। चुप कर धोखेबाज। आज तुम्हारी वजह से पिताजी को कितनी ठेस पहुंची है। वह तुम पर कितना भरोसा करते थे, मुझसे भी ज़्यादा तुम पर भरोसा करते थे। तुमने उनके साथ विश्वासघात किया है। तुमने आज पिताजी का दिल तोड़ दिया है। सबूत सबके सामने है कि चोरी तुमने की है। अब और कहने को बचा है? पिताजी, मैं तो कहता हूँ इस धोखेबाज को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की है। आप तो मेरे लिए भगवान समान है। मैं आपके घर में चोरी नहीं कर सकता। पिताजी, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं, तुम पुलिस को नहीं बुलाओगे, और चलो यहाँ से। लेकिन पिताजी, आप इसे कैसे छोड़ रहे हैं? इसको सज़ा तो मिलनी चाहिए। मैं कहा ना, तुम नहीं बुलाओगे पुलिस। मुझे कोई शिकायत दर्ज नहीं करवानी है, और यहाँ से चलो। मुखिया जी वहाँ से चल जाते हैं। भगवान, ये क्या हो गया? आज मैंने अपने भगवान समान मालिक का दिल दुखाया है। उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वह तो अंदर से पूरे टूट चुके होंगे। आपकी तो कोई गलती नहीं है, और यहाँ पैसे हमारे घर पर कब आया, किसने रखा? यह जरूरी किसी का षड्यंत्र है आपको फंसाने के लिए। वो तो मैं नहीं जानता सपना। मुझे इस वक्त मेरे मालिक की चिंता हो रही है। न जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। मुझे कैसे भी उनसे बात करनी चाहिए। अभी आपको वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। आपने देखा नहीं, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी। कोई भी आप पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि हरी चाचा ने भी आप पर भरोसा नहीं किया। वो बिना पूछे बोले चले गए। मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। उनका दिल टूट चुका है। भले ही मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन सबके सामने वह पैसा मिले हैं और यह साबित हुआ है कि मैं ही चोर हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूँ? मालिक को कैसे समझाऊँ? अभी किसी से कुछ मत बात कीजिए। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर हरी चाचा से बात करना। दूसरे दिन सारे गांव में यह बात फैल जाती है कि राजू ने मुखिया हरिराम के घर से पैसे चुराए हैं। सारे गांव वाले राजू को देखकर बातें बनाने लगते हैं। राजू को लोगों की बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। राजू मुखिया जी की एक झलक देखने के लिए घंटों तक उसके घर के बाहर खड़ा रहता है, क्योंकि उस दिन से मुखिया जी ने घर से निकलना बंद कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाने के बाद, सुनिए जी, घर का राशन खत्म होने का आया है। आटा बस 2 दिन का बचा है। आप अपने मालिक के भरोसे और कितना दिन बैठेंगे? मुझे नहीं लगता है कि अब वो आपको काम पर बुलाएंगे। आप कुछ और काम देख लीजिए, नहीं तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
कि घर का राशन खत्म हो गया है? आप बता रही हो। कैसे बताती? आप दिन रात सोच में डूबे रहते हो, ना ठीक से खाते हो ना ठीक से सोते हो। मेरी मानिए, आप उस बात को भुला जाइए और आगे बढ़िए। मैं अभी गांव में काम देकर आता हूँ, शायद किसी के पास कोई काम मिल जाए। फिर राजू गांव में निकल पड़ता है और एक दुकानदार से पूछता है। राम राम भैया, मैं काम की तलाश में हूँ। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। घर की हालत बहुत ख़राब है। क्या आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तू वही चोर राजू है ना, जिसने मुखिया के यहाँ चोरी की थी? मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। क्या पता कल तू मेरी दुकान को कुछ चुरा लेगा। निकल यहाँ से। राजू को यह बात सुनकर बहुत दुख पहुंचता है। वह वहां से चला जाता है। फिर एक दिन सेठ राजा राम के पास जाकर काम के लिए पूछता है और सेठ मान जाता है। ठीक है भाई, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे भी काम बहुत पड़ा हुआ है, मुझे 3-4 लोगों की जरूरत है। तभी वहाँ सेठ की पत्नी अंजलि आ जाती है और बोलती है। ये आप क्या कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है इसको काम पर रखने की। आपको पता नहीं है इसने क्या किया है? भलाई का ज़माना नहीं है। आप इसको काम देकर भलाई करने जाओगे और कर को यह आपका घर साफ कर देगा। आजकल लोग के कोई भरोसा नहीं है। मुखिया जी की यही गलती थी। उन्होंने इस पर भरोसा कर काम पर रखा था। यहाँ तक कि बचपन से लेकर पाला, शादी भी करवाई, फिर भी उसने उनको साथ बेईमानी की। अगर आप भी काम पर रखेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बाबा, नहीं रखूंगा। राजू तुम जाओ भाई, तुम्हारी वजह से मैं मेरे घर में झगड़ा नहीं चाहता। मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। तुम कहीं और जाकर काम देख लो। राजू निराश होकर वहां से चला जाता है। इधर राजू की पत्नी सपना को भी गांव के औरतें ताना मारती हैं। अरे देखो, यह उस राजू की पत्नी है ना? मैंने तो सुना है दोनों पति पत्नी की मिली भगत है। जो मुखिया जी जैसे अच्छे आदमी को फंसा के रखा था इन दोनों ने। लेकिन सच्चाई ज़्यादा दिन तक नहीं छुपती है। इन दोनों के रंगे हाथ पकड़ता है, इनके घर पे पैसा मिलती है। सपना को उनकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह घर चली जाती है। घर पर राजू को देख सपना पूछती है। क्या हुआ जी? आप तो काम देखने गए थे ना, मिला क्या? नहीं सपना, देखने तो गया था लेकिन वहाँ पर काम नहीं मिला। कल फिर जाकर देखता हूँ। और तुम तो सब्जी लेने गई थी, लेकिन सब्जी तो कहीं दिख नहीं रही है। क्या हुआ, सब्जी नहीं लाई? उस सब्जी को कितना दाम बढ़ गया है। दाम सुनकर मैं वापस आ गई। मैं सोचा दाल चावल ही बना लूँगा। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं बचे हैं। सपना और राजू लोगों की ताने की बात एक दूसरे से छुपाते हैं। फिर एक दिन राजू के घर पर एक आदमी आता है और बोलता है। राजू, वह सेठ राजा राम ने तुम्हें आज से ही काम पर बुलाया है, जल्दी चलो। राजू घर से चल देता है। दिन भर मजदूरी करने के बाद सेठ राजा राम उसी दिन उसे एक दिन की अच्छी मजदूरी के पैसे भी दे देते हैं। ये लो। मुखिया जी, मैंने आपका काम कर दिया। जैसे आपने बोला था उसे काम पर भी रख लिया और पैसे भी दे दिया। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, इसलिए मैंने आपकी बात मानी। इधर रमेश चुपके से मुखिया जी और राजा राम सेठ की बातें को सुन लेता है। अच्छा, तो यह बात है, उसे सेठ के यहाँ काम मिल गया। तुम एक काम करो, जैसे हमने पिताजी के कमरे से पैसे चुराए थे और राजू के कमरे में रखे थे, वैसे ही उस सेठ के यहाँ सेठानी की हार चुरा लो और मौका मिलते ही राजू के घर पर लाकर रख दो। यह सारी बातें मुखिया जी सुन लेते हैं।
उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगता है और रघु के लिए उनका दिल और भी तड़प उठता है। गुस्से में वह रमेश के कमरे में जाकर बोलते हैं, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। उस बेचारे राजू ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है जो तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मुझे लगा तुम सुधर गए हो, लेकिन मैं गलत था। तुम कभी नहीं सुधरे हुए। तुम इतना गिर गए हो। खुद के घर में तुमने चोरी की और इल्जाम बेचारे उस राजू पर डाल दिया। तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से उसे कितना कुछ झेलना पड़ रहा है, यहाँ तक कि उसके लिए तुम पुलिस भी बुला रहे थे। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और सारे गांव वालों को भी बताऊंगा। सबके सामने रमेश कुछ नहीं बोलता है, वह चुपचाप रहता है और मुखिया जी वहाँ से चल देते हैं। और अगले दिन मुखिया जी गांव वाले और पुलिस को बुलाते हैं। राजू को जो रमेश की वजह से झेलना पड़ता है, उसके बदले में मुखिया जी ने राजू को 5 एकड़ ज़मीन दे देते हैं।